हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी, आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 112 का ब्लॉग सेकंड स्टार्ट। तो अब तक हमने काफ़ी ट्रेडिशंस के बारे में जाना है। पहले हमने ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, सामानिक ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशन, इन सूफी भक्ति ट्रेडिशन, इन सब के बारे में हमने अभी तक जानकारी ली है। आज हम कुछ पॉलिटिकल कंसर्न और की आइडियाज के ब्लॉक पर चलते हुए आपको पहला इसका यूनिट है कौन सा? इसके अंदर पहला यूनिट है आपका वेद व्यास एंड राजधर्मा शांति पर्व। ठीक है। तो वेद व्यास कौन था? अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजधर्म मतलब राजा को धर्म की नियति पर चलना चाहिए, इसके बारे में कुछ समथिंग ऐसा कुछ है, वो समझा दूंगी मैं आपको। ठीक है। तो ये शांति पर्व क्या है ये भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो मैं आपको एक थोड़ा-सा मतलब बता देती हूँ किस चीज़ की बात करने वाले हैं। हम महाभारत के टाइम की बात करने वाले हैं कि महाभारत के टाइम पे जब महाभारत हुआ था तो उस टाइम पे राजा का क्या ड्यूटी था, राजा कैसे काम करता था, उस टाइम पे पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम कैसे वर्क करता था। उसके टाइम पे मतलब महाभारत के अंदर कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ या फिर गवर्नेंस के आइडियाज़ हमको मिलते हैं या नहीं, समथिंग कुछ ऐसा हम इस चैप्टर से लेने वाले हैं। ओके। तो इस चैप्टर के अंदर आपका कौन कौन सा टॉपिक रहेगा? तो पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। व्यास एंड महाभारत का क्या आइडिया है किसको लेकर, पॉलिटी और गवर्नेंस को लेकर, उनके प्रति एक राजा कैसा होना चाहिए, और महाभारत के टाइम पे कैसे स्टेट का ओरिजिन हुआ है ये हम देखने वाले हैं। तो इतना ही टॉपिक मैं आज आपको कवर कराने वाली हूँ और सेकंड पार्ट के अंदर हम बचे हुए 4 टॉपिक कवर करेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, तो इंट्रोडक्शन हम खोलते हैं। इंट्रोडक्शन जो कि आपको इंट्रोड्यूस करेगा पूरे चैप्टर से। महाभारत एक बहुत ही इंडिया की वन ऑफ द ग्रेट एपिक है। इंडिया की एक ग्रेट एपिक में से हम महाभारत को मानते हैं। ये एक स्टोरी ही नहीं है, एक कहानी ही नहीं है, ये आपको गाइड करती है आपकी लाइफ के अंदर, इंक्लूडिंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस। मतलब आपको जिंदगी के बारे में गाइड करती है कि कैसे आपको अपनी लाइफ को जीना चाहिए, और पॉलिटिक्स के बारे में बताती है और गवर्नेंस के बारे में भी हमको इसके अंदर से मिल जाता है कुछ आइडियाज। ये हमको एक लेसन देती है कि कैसे एक रूलर को लीड करना चाहिए। ठीक है। और कैसे उसको रूल करना चाहिए, वो भी जस्टिफाई। ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट महाभारत का है वो शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर भीष्म क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं युधिष्ठिर को कि कैसे वो उसको एक अच्छा राजा बनना चाहिए। समझ में आया शांति पर्व क्या होता है? शांति पर्व मतलब महाभारत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब जब महाभारत अब लोगों को पता होगा, इंडिया के अंदर ही रहते हो ना तुम लोग, महाभारत सुना होगा। तो महाभारत जो लड़ाई हुई थी उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो शांति पर्व मतलब एक ऐसा पार्ट है महाभारत का जहाँ पे भीष्म क्या करते हैं, युधिष्ठिर को एडवाइस देते हैं कि भाई देखो आपको कैसे एक अच्छा राजा बनना चाहिए। एंशिएंट टाइम मतलब एंशिएंट टाइम बहुत पुराना, पहले हम हिस्ट्री तो पढ़ के ही आए हो ना, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट टाइम में किंग के पास बहुत सारा पावर था, लोग उनकी बातों को माना करते थे। शांति पर हमको दिखाता है किंग का सिर्फ इतना ही रोल नहीं होता कि उसको क्या करना है, रूल करना है। ठीक है। एक राजा का यही काम नहीं होता कि उसको पूरे अपने एम्पायर के ऊपर क्या करना है, अपने किंगडम के ऊपर रूल करना है। नहीं, उसका काम होता है लोगों का केयर करना, लोगों का वेलबींग बनाना, लोगों का केयर करना, उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। एक किंग को माना जाता है कि वो सर्वेंट होता है लोगों का, उसको फोकस करना चाहिए लोगों को हैप्पीनेस एंड जस्टिस प्रोवाइड करने में। एक किंग को फॉलो करना चाहिए धर्म, मतलब राइटेस्ट पाथ, मतलब एक अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म मतलब उसको धर्म के अकॉर्डिंग जो भी वो कर रहे हैं ना, एक राइट पाथ पर चलकर काम करे, अपने धर्म को, धर्म के धर्म पर चलकर वो काम करे। ठीक है। मतलब एवरीथिंग जो भी वो करे वो अच्छा करे, बुरा ना करे। ठीक है। और ये चीज उसको श्योर करनी चाहिए कि मतलब उसके किंगडम में हर कोई फॉलो करे इस चीज को। ठीक है। ये एकदम बिल्कुल सिमिलर है कौन से आइडिया से, सर्व जना सुखनियो भवंतु। मतलब इसका मतलब है कि सभी को खुश रखना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है। तो राजा का काम होता है सभी को खुश रखने का। शांति पर्व हमको बताती है क्वालिटीज के बारे में कि एक अच्छा स्टेट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है। और ये
जो शांति पावा के अंदर क्वालिटी है, ये हमको अर्थशास्त्र के अंदर भी दिखती है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य जी ने लिखी है। ये दोनों ही बिलीव करते हैं कि स्टेट के अंदर 7 एलिमेंट होते हैं, एक राजा, उसके मिनिस्टर, उसका पूरा धन दौलत, उसकी मिलिट्री, उसकी अलायंस, उसका नेशन, उसकी सिटी। ये 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी स्टेट के। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया पूरे चैप्टर का, मतलब हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो महाभारत समझ में आया ना, महाभारत में शांति पर्व क्या होता है। ओके, चलो हम चलते हैं आगे। तो व्यास एंड महाभारत। महाभारत हमारी सबसे पुरानी और काफी ज्यादा लेंथी लॉन्गेस्ट एपिक है, किसके अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस से रिलेटेड, मतलब पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के काफी इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में लिखा हुआ है। ये व्यास जी ने लिखी है। ये काफी लेजेंडरी फिगर है, जिसको अक्सर हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं, कंपाइलर ऑफ नॉलेज। ठीक है जी। तो व्यास जी कौन है, व्यास जी जिन्होंने महाभारत को क्या करा है, लिखा है। तो महाभारत किसके थ्रू लिखी गई है, व्यास जी के थ्रू, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर ऑफ नॉलेज। व्यास को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ही वेदास को और महाभारत को एक जगह इकट्ठा किया है। ठीक है, और यही है पूरी कलेक्शन स्टोरीज उनकी, मतलब पूरा टीचिंग, जो कि विजडम, ये एक ऐसी विजडम है जो पास हुई है थ्रू जनरेशन के थ्रू। ठीक है, मतलब जो ये आज हम महाभारत की स्टोरी पढ़ते हैं, उसके अंदर जितना भी टीचिंग वगैरह, ये सब हमको महाभारत की बुक के अंदर, है ना, जो बुक है पूरी, उससे मिला है। ठीक है, और ये पूरा जितना भी है ना, ये पूरा जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है। ओके, तो महाभारत सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं है, महाभारत एक कहानी ही नहीं है। ये आपको गाइड करती है आपकी लाइफ के बारे में, कि आपको कैसे जीना चाहिए। ये हमको बताती है मॉरल वैल्यूज के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, कि एक राजा को कैसे रूल करना चाहिए अपनी जनता के ऊपर। ये एपिक हमको सिखाती है कुछ इंपॉर्टेंट लेसन, कि एक रूलर को कैसे गवर्न करना चाहिए और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने जनता के प्रति। व्यास की जो टीचिंग है महाभारत के अंदर, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया के अंदर, मतलब पॉलिटिकल थॉट्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, और कंटिन्यू इन्फ्लुएंस करती हुई आ रही है। पॉलिटिकल आइडिया इन महाभारत। महाभारत के अंदर पॉलिटिकल आइडियाज कौन कौन से हैं, तो महाभारत के अंदर काफी इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में बताया हुआ है, कि गवर्नेंस के बारे में और रूलिंग के बारे में, कि कैसे राजा को रूल करना चाहिए और कैसे गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था कि शांति पर्व हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, महाभारत का, जो कि हमको बताता है कि कैसे एक राजा को अच्छा राजा बनना चाहिए। और ये कौन बताता है, जल्दी बताओ। अभी मैंने 2 नाम लिया था, अभी 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 लिया था, भीष्म और युधिष्ठिर। ये बताते कौन, भीष्म बताते हैं किसको, युधिष्ठिर को, कि कैसे उसे एक अच्छा राजा बनना चाहिए। ओके, तो शांति पर्व क्या है, महाभारत का एक पार्ट है, की पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बताता है ड्यूटीज के बारे में। किसकी ड्यूटीज, एक राजा की ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि आपकी जो सरकार है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये बताता है कि देखो कैसे, एक्सप्लेन करता है कि राजा को एक्ट करना चाहिए जस्टिसली, मतलब वो किसी की तरफ बाइस ना रहे, उसकी जनता सब उसके लिए इक्वल होना चाहिए, वो लोगों को प्रोटेक्ट करे और श्योर करे उसका जो किंगडम है वो अच्छे से चल रहा है। ठीक है, राजा एकदम मूर्ख नहीं होना चाहिए, और ना ही राजा अपने मतलब के लिए काम करे। उसका सिर्फ एक ही काम होता है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोगों का वेलबींग करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये काम होता है। ओके, तो भीष्म काफी ज्यादा वाइस कैरेक्टर है इसके अंदर, एपिक के अंदर, जो युधिष्ठिर को एडवाइस करते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा क्या रोल होना चाहिए एज अ किंग। तो भीष्म की जो टीचिंग है वो है राजधर्म। क्या है, राजधर्म के लिए। वो जब भीष्म युधिष्ठिर को बताता है कि देखो कैसा राजा बनना चाहिए, तो वो राजधर्म की बात करते हैं। राजधर्म मतलब कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, राजा की। क्या, राजा की ड्यूटीज। धर्म क्या होता है, तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारा काम। ठीक है, धर्म हम किसको बोलते हैं, तुम्हारा काम। और राजा। तो राजा की ड्यूटीज और राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कौन बताता है, भीष्म। भीष्म के अकॉर्डिंग राजा को रूल करना चाहिए जस्टिस के साथ, फेयरनेस के साथ। मतलब वो ऐसा ना करे कि किसी को सजा दे रहा है, और किसी को अगर कोई वह सेम गुनाह कर रहा है तो उसको सजा नहीं दे रहा है, लोगों को न्याय दे। ठीक है, फेयरनेस रखे।
किसी की तरफ बायस ना हो, लोगों को प्रोटेक्ट करे, और ऑलवेज वो हमेशा एक्ट करे कि वो हमेशा सही काम करे। ठीक है, हमेशा एक्ट करे, जो सही है वही करे। अब शांति पर्व के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो शांति पर्व को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। पहला है राज धर्म मनुशासन पर्व। शांति पर्व के 3 पार्ट है। पहला है राज धर्म मनुशासन पर्व। ये बताता है ड्यूटीज के बारे में कि राजा का क्या ड्यूटी होना चाहिए और उसको कैसे रूल करना चाहिए। अपाद धर्म मनुशासन, अपाद धर्म मनुशासन पर यह बताता है कि राजा को कैसे एक्ट करना चाहिए अगर कभी भी उसके राज्य के अंदर इमरजेंसी या क्राइसिस आ जाता है। मोक्ष धर्म पर्व यह बताता है कि कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, मतलब तुमको कैसे लिबरेट होना है ये जन्म और मरण की कहानी से। मतलब जैसे हमारी आत्मा होती है ना, तो उस आत्मा को कैसे परमात्मा से मिलन करना है। ठीक है, स्पिरिचुअल फ्रीडम कैसे लेनी है तुमको। ठीक है, तो ये हमको मोक्ष धर्म पर्व बताता है। तो वही है कि महाभारत, जहां पे हम बात करते हैं शांति पर्व की, जो कि बताया है कि कैसे एक राजा को अच्छा किंग बनना चाहिए, उसको राज धर्म को फॉलो करना चाहिए, जहां पे राइटिस ड्यूटी और मॉरल ड्यूटीज के ऊपर फोकस करे। व्यास भी हमको वैल्यूएबल लेसन देते हैं लीडरशिप, फेयरनेस, जस्टिस के लिए, कि एक राजा को जस्टिफाई होना चाहिए और कहीं ना कहीं उसको फेयरनेस और लोगों को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो महाभारत स्टोरी ही नहीं, वो लोगों को गाइड करती कैसे उनको एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए और कैसे वो सोसाइटी को फेयर और एक जस्टिफाई सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं किसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ स्टेट। महाभारत के अंदर एक स्टेट का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, तो महाभारत भाई हमको बताती है हाउ द स्टेट एंड किंगडम इनटू एग्जिस्टिंग। मतलब एक किंगडम, एक एम्पायर, एक स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आया है, कैसे आया। मतलब पहले तो लोग, यार कोई राजा वगैरह नहीं हुआ करता था, तो ये राजा का कॉन्सेप्ट कैसे आया है। तो पुराने दिनों में उस टाइम पे कोई राजा, कोई स्टेट नहीं हुआ करता था। कोई गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, कोई राजा रजवाड़े का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग बड़े शांति के साथ रहते थे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जिंगल आला हु हु करते हुए लोग घूमते थे जंगलों के अंदर। किसी का कोई घर, किसी का कोई अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी। लोगों ने डिस्कवर करा किसको, फार्मिंग को। लोगों ने खेती स्टार्ट करी तो उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया किसको, फूड को। जब उन्होंने फूड को ज्यादा ग्रो स्टार्ट करने लगा, वहां से स्टार्ट होता है मार्केटिंग लैंड का और अपनी प्रॉपर्टी का। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जिसकी वजह से लोगों के अंदर लैंड को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर आपस में झगड़ा, फाइट स्टार्ट होनी हो गई। ठीक है, अब लोगों को क्यों जरूरत पड़ी एक राजा की। अब लोग आपस में लड़ने लगे एक प्रॉपर्टी को लेकर। फार्मिंग स्टार्ट हुई, लोगों ने ज्यादा उगाना स्टार्ट करा कि यार थोड़ा कमा लेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर लोगों का लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो लोगों को लगा यार अब तो बहुत परेशान हो गए हम लड़ते लड़ते। ठीक है, लोगों को पता था कि जैसे हम चोरी करके आ रहे हैं, दूसरे का खाना कोई हमारा चोरी करके ले जाएगा। तो किसी को भी कोई सिक्योरिटी फील नहीं होता था, किसी का भी अपना प्रॉपर्टी, अपना मतलब खुद को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि एक राजा की जरूरत तो है। अगर आप लोगों, अभी बीपीएससी 11 का परसों मैंने वीडियो डाला था होबस का, उससे आप रिलेट कर सकते हो इसको कि एक राजा की जरूरत कैसे पड़ती है। उसके अंदर बिल्कुल सेम ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है उससे। तो लोगों को लगता है यार देखो, हमको एक राजा की जरूरत पड़ेगी इस पूरी चीजों को ऑर्डर में लेकर आने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। राजा का काम होगा पीस बना के रखना, प्रोटेक्ट करना प्रॉपर्टी को और लोगों की नीड्स का ध्यान रखना। ठीक है, तो शांति पर्व जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे लोग आपस में फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और काफी गंदा व्यवहार करते हैं सोसाइटी के अंदर। कोई भी अपने अधिकार को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी राइट है, अगर मैं दूसरे से छीन कर लेकर आ रही हूँ, तो पता है यार मेरे से भी कोई छीन के लेके जाएगा। कोई मतलब रूल तो है नहीं, जिस किसी ने कोई रूल बनाया हुआ है कि नहीं भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी राइट को कोई नहीं छीन सकता, कोई देखने वाला नहीं है अगर रूल बना भी है तो लोगों को लगा यार अब तो राजा ही काम आएगा, जो लोगों का ध्यान रखेगा, लोगों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, ये सारी चीजें। अब राजा तो आ जाता है, चलो ठीक है राजा आ गया है, बट अब तुम इससे ज्यादा राइट क्या नहीं कर सकते हो, इंजॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, लोग राजा आने के बाद क्या करते हैं, वो अपनी
मतलब क्या है, पहले तुमको सोसाइटी में देखने वाला कोई भी नहीं था, नहीं था ना। पहले तुम कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट देने वाला कोई है ही नहीं। तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे इंसान को मार भी सकते हो उस टाइम पे, ये कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे। ठीक है, कोई रूल नहीं थे, कोई ऑर्डर नहीं था सोसाइटी के अंदर, कोई देखने वाला नहीं था, सब अपनी मन मर्जी से जी रहे थे। ठीक है, तो फिर लोगों को लगा यार ऐसे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए डर में हम पूरी जिंदगी निकाल देंगे। तो लोगों ने अपना दिमाग का यूज करना स्टार्ट कर, उनको लगा यार एक राजा की जरूरत तो है। अब राजा की जरूरत लगी तो लोगों ने बोला कि यार अब ये ऑर्डर में चीजों को लेकर आने के लिए हमको पड़ेगी राजा की जरूरत। अब स्टेट का ओरिजिन होने के लिए दो थ्योरी है। क्या है? दो थ्योरी, एक डिवाइन ओरिजिन एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डिवाइन थ्योरी हमको बताती है कि देखो एक स्टेट और एक किंगशिप कैसे बनता है। उसको बनाया किसने? भगवान ने। एक राजा रूल करता है गॉड के बिहाफ पे, वो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और मेंटेन करेगा जस्टिस। महाभारत के अंदर कुछ ऐसी स्टोरी है जो हमको बताती है कि इंग्लिश को माना जाता है एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान ने उनको भेजा है लोगों के ऊपर रूल करने के लिए। जैसे राजा लोग नहीं होते, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि देखो भाई हमको रात में सपना आया, हमको रात में सपना आया, सपने में भगवान आए, हमको बोले कि हमारा काम है आप लोगों के ऊपर रूल करने का, तो आज से हम आपके राजा हुए और हमारे अंदर पावर है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी माता के सपने में, सॉरी, हमारी माता के रात के सपने में आया था कि हमको भगवान से पावर मिला है आप लोगों के ऊपर रूल करने का। लोगों ने मान लिया। लोगों ने बोला यार भगवान ने इन्होंने हमको भगवान ने भेजा है इनको हमारे ऊपर रूल करने के लिए, तो करो भाई रूल, हमको क्या दिक्कत है, हमको तो चाहिए ऑर्डर में चीजें लेकर आने के लिए। दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी हमने होबस वाले चैप्टर में भी बात करी थी। इस थ्योरी के अंदर लोग डिसाइड करते हैं यार अब तो चीजें सिस्टम से नहीं हो रही, कोई आपस में गुथे जा रहे, लड़े जा रहे, मतलब क्या हो रहा है ये यार, अपने आप को बचाने के चक्कर में एक डर खत्म नहीं हो रहा है, कोई भी आके मेरा खाना छीन के लेके जा रहा है, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है उसको, पुलिस तो है ही नहीं पकड़ने वाली। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑर्डर में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, हम राजा बनाएंगे जो सारी चीजों को ऑर्डर में रखेगा। ठीक है, एक लॉ रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे, हर कोई फॉलो करेगा। ठीक है, सब मानेंगे। तो इसके अंदर ऐसे स्टेट फॉर्म होती है कि लोग क्या करते हैं, आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि देखो भाई हमको राजा की जरूरत है, हम राजा को चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और हम चाहते हैं राजा को, मतलब कोई भगवान ने टपकाया नहीं है किसी राजा को कि आ जाओ भाई देखो हमने तुमको ये पावर दिया, नहीं नहीं। अ स्टेट ऑफ, मतलब एक स्टेट का कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो शांति पर्व के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताया हुआ है जो कि किंगडम को हेल्प करता है स्मूथली रन कराने में। पहला होता है राजा। राजा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेट का, जो लॉ वगैरह बनाता है, जस्टिस देता है लोगों को और प्रोटेक्ट करता है लोगों को। ठीक है, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर अमात्य, मिनिस्टर्स मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसका, रन कराने में। अब राजा का काम है यार बोल देना, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। ठीक है, राजा ने बोला कि आज से आप सभी लोग, आज से आप सभी लोग क्या करोगे, पता नहीं यार क्या करोगे, हाँ आज से आप सभी लोग, यार फिर से मतलब क्या ही बोलूं मैं, आज से आप सभी लोग अपने घर में पुताई करोगे। ठीक है, राजा का एक नया रूल है, फिर दिवाली से मुझे यही आया, आज से आप अपने घर में पुताई करोगे, साफ सफाई करोगे। तो ये ऑर्डर लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसका कोई ऑफिसर ही तो पहुंचाएगा ना गांव गांव में जाके कि भाई देखो राजा का ऑर्डर आया है, आप लोगों को पुताई करने का है। ठीक है, ट्रेजी उसका धन दौलत, ये हेल्प करता है राजा को मैनेज करने में उसका किंगडम। आगे है फोर्ट, ये रिप्रेजेंट करता है राजा की पावर और उसकी एबिलिटी कि कैसे वो अपने डिफेंड कर सकता है अपने आप को अपनी एनिमी से। मित्रा उसकी अलाइंस, मतलब राजा का दूसरे राजा से कैसा ताल्लुक है, कैसा रिश्ता है उनका अपने दोस्तों से। होता है ना कि राजा और राजा के बीच में बड़े प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं वो, तो उनके बीच में कैसा है रिलेशन, क्या उनको सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता, अगर कोई वॉर का सिचुएशन आ गया उस टाइम पे उसको दोस्त उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो महाभारत तो हमको स्टेट और किंगशिप के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि राजा का काम होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, एक सोसाइटी के अंदर या फिर किंगडम के अंदर पीस बना के रखना। राजा को हेल्प करने के लिए उसके मिनिस्टर होता है, उसकी धन दौलत होती है, उसका फोर्ट होता है, उसका लाइन्स होता है, कहीं ना कहीं उसके पुराने, हाँ अलाइंस भी होता है। ये सारी चीजें मेंटेन करके रखती है ऑर्डर और जस्टिस किसके अंदर, एम्पायर के अंदर। ठीक है, तो ये सारा हमारा पूरा हुआ क्या 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 क्या, 3 टॉपिक। ठीक है, बचे हुए 4 टॉपिक हम कल कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के सुबह। टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।